हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जो कि आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का इसके 6th सेमेस्टर का पेपर है और 2024-25 का ये पेपर होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको जरूर देखना है, पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू करता हूं साथियों, उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना साथियों, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक करना इस वीडियो को, और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी मित्रों को, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना साथियों, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आपको भविष्य में जो नौकरी आएगी एग्रीकल्चर की, उसका आपको इस पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है, A piece of land where crop and livestock enterprise are taken up under common management and has specific boundaries is called as। एक ऐसा भूभाग जहां फसल और पशुधन उपक्रमों के सामान्य प्रबंधन के तहत संचालन किया जाता है और जिनकी विशेष सीमाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली हम फार्म बोलते हैं या प्रक्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य बोले तो फसलों को उगाते हैं और उसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम फार्म या प्रक्षेत्र बोलते हैं। यही इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ फार्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज। उत्पादन प्रक्रिया में प्रक्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। इसको हम डिप्रीशिएशन या फिर घिसावट बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रक्षेत्र प्रबंधन एक है। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन या फार्म मैनेजमेंट क्या है? तीसरे का सही उत्तर साथियों आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान, इंट्रा फार्म साइंस हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है, आ फार्मर हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ इरीगेटेड लैंड इज नोन एज। एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी गई है कि एक किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है, या फिर उसके पास लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन है। क्योंकि 2.5 एकड़ लगभग, अगर 1 हेक्टेयर में हम देखें, ये आपका पूछा जाता है प्रश्न कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो लगभग 2.47 ऐसा कुछ होता है एकड़ में। 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, अगर एकड़ को हेक्टेयर में पूछे तो वो पॉइंट में चला जाएगा, वो 0.4 कुछ आ जाएगा, 0.4 आ जाता है, इतना 0.40 कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो याद रखना है आपको इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि जो किसान है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है या 2.5 एकड़ तक है, तो उस किसान को हम क्या कहेंगे? उसको हम स्मॉल फार्मर या छोटा किसान कहेंगे, मार्जिनल फार्मर कहेंगे, या लार्ज फार्मर कहेंगे? तो देखिए, उसको हम कहेंगे सीमांत किसान। याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि अगर किसी किसान के पास है तो उसको हम मार्जिनल फार्मर या फिर सीमांत किसान कहते हैं। अब आते हैं स्मॉल फार्मर पर। जो छोटे किसान जो होते हैं उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि होती है। कितनी होती है? 1 से 2 हेक्टेयर तक छोटे किसान हो गया। मार्जिनल फार्मर तो ये समझ आएगी आपको, अगर छोटा किसान पूछे तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है। अगर आपसे पूछे बड़े फार्मर, जो बड़ा किसान होता है उसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। कितनी? 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। अब भाई बीच में आप कहेंगे कि आपने 1 से 2 बता दिया, 1 से कम वाला भी बता दिया, तो अब ये बताइए कि जो 3 से लेके 10 के बीच में है उनको हम क्या कहेंगे? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो होते हैं मीडियम किसान होते हैं, ठीक है। मीडियम किसान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेमी मीडियम, एक होते हैं मीडियम। जो सेमी मीडियम होते हैं, जो कि बोल सकते हैं कि अर्ध मध्यम प्रकार के जो होते हैं, अर्ध मध्यम प्रकार में 3 से लेकर के 5 हेक्टेयर तक जो ज़मीन है वो होते हैं अर्ध मध्यम किसान होते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगी और यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और 5 से 10 के बीच में अगर है तो उसको कहेंगे हम मीडियम, ठीक है। ये है सेमी मीडियम, मतलब अर्ध मध्यम बोल सकते हैं। सेमी मीडियम का ये है 3 से 5, और 5 से 10 है क्या? ये आपका मीडियम। मीडियम यानी मध्यम किसान है,
ये आपका मध्यम किसान है, मीडियम किसान है। अगर बड़ा किसान पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी साथियों, इससे आपका प्रश्न जरूर बनता है भाई। ये किसान, ये फार्म मैनेजमेंट में यही चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगला है, देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास पूछे जाएंगे। हाँ, तो आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना है साथियों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ऐसा ना हो कि कोई आपका फ्रेंड रह जाए इस वीडियो को बिना देखे। अधिक से अधिक मुझे व्यूज़ चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि मैं भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो द अदर नेम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इज, उपरिव्यय क्या लिखा हुआ है यार, उपरिव्यय लागत का दूसरा नाम क्या है? तो द अदर नेम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इज, तो क्या है? तो पांचवें का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थायी लागत कहते हैं इसको। क्या? स्थायी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जो आपका अदर नेम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगला है, उत्पादन की प्रक्रिया में संसाधन और गतिविधि के बीच अनुप्रवेश एकीकरण को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? तो अब्सेंस इंटीग्रेशन बिटवीन रिसोर्स एंड एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलेंगे साथियों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे रेखीयता बोलते हैं। क्या? लीनियरिटी बोलेंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, आइसो रेवेन्यू लाइन इज अ, सम लागत रेखा है एक। तो सम लागत रेखा क्या है? सातवें का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेक्ट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है, याद रखिएगा। क्या होता है? सम लागत रेखा है एक, तो ये एक प्रकार की सीधी रेखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा? सातवें का ए हो गया। आठवें का, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन। तो बताइए, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है जब क्या? तो जब औसत उत्पाद अधिकतम हो। औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर कब होगा? जब औसत उत्पाद अधिकतम हो, या एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद करना है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्वेश्चन आपका फंस गया तो आप इसको देख लेना। बाकी जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ तो मैं PDF आपको प्रोवाइड करता ही हूँ, ठीक है। अगला है, 9वें का क्वेश्चन है, उत्पादन के दूसरे चरण में उत्पादन की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज। तो भैया क्या हो जाएगा इसका, कि उत्पादन के दूसरे चरण में उत्पादन की लोच होती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इकाई से कम। इकाई से कम या लेस देन 1 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए, ये आपको इकाई से कम क्या बोल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इसमें समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसको आप याद रखिएगा, एक से कम, या फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया ना लेस देन 1। ये लेस देन और मोर देन, ये होता है मोर देन, ये होता है लेस देन। ये आपने पढ़े होंगे, बड़े छोटे जो भी होते हैं, आप इसको जो बोलते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है लेस देन 1, ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशनल डिसीजन। निम्नलिखित में से कौन सा संचालनात्मक निर्णय है? 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये आपके संचालनात्मक निर्णय हैं। कौन कौन से? उद्यम मिश्रण, न्यूनतम लागत का चयन और संसाधन उपयोग का स्तर। अगला है, इन विच प्लानिंग पीरियड वी कैन चेंज द आउटपुट बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ फार्म। किस योजना अवधि में हम प्रक्षेत्र के आकार को बदलकर उत्पादन को बदल सकते हैं? 11वें का क्या है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लॉन्ग रन या दीर्घ अवधि। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लानिंग पीरियड वी कैन चेंज द आउटपुट विदाउट अल्टरिंग द साइज ऑफ द फार्म। कौन सी योजना अवधि में हम प्रक्षेत्र के आकार को बदले बिना उत्पादन बदल सकते हैं? 12वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लघु अवधि हो जाएगा, शॉर्ट रन। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत होगी। इफ सब्स्टिट्यूशन रेशियो इज इक्वल टू प्राइस रेशियो देन कॉस्ट विल बी। तो कॉस्ट क्या होगी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये कॉस्ट जो है मिनिमम या फिर न्यूनतम होगी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योरेबल। निम्नलिखित में से कौन बीमा योग्य नहीं है? ऐसे कौन सी चीज़ है इसका हम बीमा नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, अनसर्टेनिटी का हम बीमा नहीं कर सकते हैं। अनिश्चितता किसी चीज़ की है तो उसका हम बीमा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का रिस्क है तो उसका हम कर सकते हैं बीमा,
ठीक है। अगर प्राइस किसी चीज़ का प्राइस के लिए, मूल्य के लिए भी हम बीमा कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता के लिए बीमा नहीं कर सकते हैं। इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रेशनल जोन इज ऑलवेज, तो प्रतिष्ठित उत्पादन फलन में तार्किक क्षेत्र हमेशा होता है। तो 15 में का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेकंड जोन। क्या? इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रेशनल जोन इज ऑलवेज, तो देखिए जो सेकंड जोन है वो आपका होगा क्या, ये आपका प्रतिष्ठित उत्पादन फलन तार्किक हमेशा होता है, तो ये जो है आपका द्वितीय में होगा। तार्किक क्षेत्र जो आपका रेशनल जोन है वो सेकंड जोन में होगा। आपको याद रखना है फर्स्ट जोन भी आपका इरेशनल होता है, क्या होता है, इरेशनल होता है, और थर्ड जोन भी आपका इरेशनल होता है, केवल रेशनल आपका सेकंड जोन होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप इन इज कॉल्ड, तो एक वस्तु की कीमत जो वैकल्पिक वस्तु के त्याग के संदर्भ में होती है उसे क्या कहा जाता है? 16 बे का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसर लागत बोलते हैं। अवसर लागत मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एक वस्तु की कीमत जो वैकल्पिक वस्तु के त्याग के संदर्भ में होती है उसे क्या कहा जाता है? द कॉस्ट वन थिंग इज टर्म ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड। ये बहुत ही सरल है, इसको समझना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने इसको याद किया था उसी ट्रिक के साथ मैं आपको भी याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसे हम बोलते क्या है पहले ये समझिए। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत बोलते हैं, ठीक है, जितना तो कन्फर्म है। तो ये अवसर लागत होता क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है, मान के चलिए एक किसान है, उसका ये खेत है। अगर वो इस खेत में मान के चलिए खरीफ का सीज़न चल रहा है या रबी का, कोई भी सीज़न मान लीजिए, अगर खरीफ का सीज़न चल रहा है तो इसमें या तो वो धान बो सकता है, अगर उसको एक फसल का चयन करना है किसी का, या तो वो धान बोएगा, या तो वो मक्का बोएगा, या फिर मूंगफली बोएगा, किसी भी एक फसल को बोएगा, धान या मक्का में से किसी एक को बोएगा। उसका मन है कि वो धान बोए और मक्का बोए, लेकिन वो किसी एक को बो सकता है। अब उसने धान को बो दिया, मक्का को नहीं बोया, तो उससे क्या होगा कि जो उसे मक्का से जो लाभ मिलना था वो लाभ उसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो धान से मिलना था वो मिल जाएगा। तो इसको हम अवसर लागत बोलते हैं। मतलब एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम दूसरी चीज़ का त्याग करते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं आसान शब्दों में। तो आपको समझ आ गया होगा ये अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत बेसिकली यही होता है कि किसी दूसरी चीज़ का त्याग, जैसे कि मान के चलिए कि आपने, अगर आप मान के चलिए आप गए कहीं होटल में खाना खाने गए, बेसिकली समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आप किसी होटल में खाना खाने गए तो वहाँ आपने कहा मेरे पास उतने ही पैसे हैं कि मैं केवल एक चीज़ खा सकता हूँ, या तो मैं डोसा खा सकता हूँ या फिर मैं चाउमीन खा सकता हूँ, ठीक है। या तो आप डोसा खा सकते हैं या फिर चाउमीन खा सकते हैं। अगर आपने डोसा खा लिया तो आपके मन में रहेगा कि यार चाउमीन पता नहीं कि कितनी अच्छी लगी रही होगी, ठीक है, आपके मन में लगेगा ना ये कि चाउमीन अच्छी लगती होगी, हो सकता है। अगर आपने चाउमीन खा ली तो आपके मन में रहेगा यार डोसा, हो सकता है डोसा अच्छा लगता होगा। तो यही अवसर लागत है कि भाई आपने चाउमीन खाने के लिए डोसा का त्याग किया या डोसा खाने के लिए चाउमीन का त्याग किया, तो यही अवसर लागत है। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन विच रिलेशनशिप इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटी यूनिवर्सली, तो किस प्रकार के संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर साथियों आपका जो हो जाएगा वो है साथियों आपका ऑप्शन डी, कॉम्पिटेटिव। इसको हम प्रतियोगी बोलते हैं। इसको समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा दूंगा बहुत ईजी भाषा में आपको मैं ये समझा सकता हूँ। पहले प्रश्न को समझते हैं, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ते चलिएगा। किस प्रकार के संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? ठीक है, कोई भी एक उत्पाद है, कोई भी एक प्रोडक्ट है। मान के चलिए प्रोडक्ट है चाय, ठीक है, अब मैं चाय का प्याला बना नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे गोला बना दिया। मान के चलिए एक चाय है, अगर चाय का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा तो इसकी कीमत, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कीमत घटेगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कीमत बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कॉफ़ी की बिक्री जो है ज़्यादा होगी। अगर चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ जाएंगे तो चाय की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। ये मतलब आपस में रिलेटेड है, इनमें आपस में कंपटीशन है, ठीक है। एक ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लीजिए। मान के चलिए
कि आप जैसे अभी कोई जियो यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई एयरटेल यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई जियो यूज़ कर रहा है, कोई एयरटेल यूज़ कर रहा है। अगर मान के चलिए बीच में अगर इन दोनों में कंपटीशन है, जैसे मान लीजिए जियो और एयरटेल में, और अगर अगर एयरटेल ने कहा कि हम तो केवल 100 रुपये में रिचार्ज दे रहे हैं वैसे, और जियो दे रही है 300 रुपये में रिचार्ज, ठीक है, तो भाई सभी लोग एयरटेल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं, यही कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है, यही इसको इससे रिलेट कीजिएगा। अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे का हो जाएगा, ठीक है, तो शॉर्ट में थोड़ा समझा दिया कि प्रतियोगी बोलेंगे उससे, उसका आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो विच फॉलोइंग फॉल्स अंडर फिजिकल फार्म रिकॉर्ड, तो कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, मशीनरी यूज रिकॉर्ड जो है वो आपका आता है प्रक्षेत्र रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है, भौतिक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय है तो नेट रिटर्न पर हेक्टेयर इस, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, पार्शियल एफिशिएंसी मेजर, तो आंशिक दक्षता माप जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, कि उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत जो होती है, तो द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो उत्पादित अतिरिक्त इकाई और की अतिरिक्त लागत है उसको हम सीमांत लागत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट द पॉइंट वेयर, तो अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां पर क्या होगा? 21 का ऑप्शन ए सही है, जहां पर MC इज इक्वल टू MR होगा, ठीक है। तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, MC मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट है, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? मार्जिनल रिटर्न के, वहाँ पर आपका मार्जिनल रिटर्न के बराबर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो याद रखिएगा MC इज इक्वल टू MR, मतलब कि प्रॉफिट आपका क्या होगा? मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, तो अवसर लागत क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो पूरक उद्यम की लागत है, अगली सबसे अच्छी वैकल्पिक रूप से त्यागी हुई लागत है, या कृषि की लागत है, या फिर उत्पादन की लागत है? तो सही उत्तर 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी बताया था, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें हम त्याग करते हैं किसी न किसी चीज़ का, ठीक है। अभी अवसर लागत को हमने समझा भी था कि जैसे मान के चलिए जैसे हमने चाउमीन खा ली, और चाउमीन, हम होटल पर गए, हमने चाउमीन या डोसा में से एक कुछ खाना है, तो मतलब हमारे मन में ये रहेगा कि भाई हमने चाउमीन के स्वाद को हमने त्याग दिया, क्योंकि हमने डोसा खा लिया। अगर हमने डोसा खा लिया, मतलब हमने चाउमीन खा ली, तो हमने डोसा का स्वाद हमें नहीं मिल पाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमने उसकी एक कीमत चुकाई है कि भाई हमने डोसा ना खा के चाउमीन खा ली, ठीक है, वही होता है आपका अवसर लागत। ये मैं आपको ऐसे कोई किताब में नहीं लिखा है, एक सरल भाषा में, एक सिंपल वे में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तिलहनी फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? तो साथियों इसका कोई वैसे प्रीमियम दर का वैसे कोई आपका जो है प्रीमियम रेट फॉर ऑल सीड क्रॉप अंडर PMFBY। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी जो तिलहनी फसलें हैं या कोई भी फसलें हैं, उसका कोई भी आपका प्रीमियम फसलों के हिसाब से नहीं होता है, प्रीमियम होता है सीज़न के हिसाब से। ये योजना जो है चलाई जा रही है वो सीज़न के हिसाब से प्रीमियम लेती है। जैसे आपकी खरीफ वाली जो फसल होती है उसमें आपका प्रीमियम लगता है 2%, टोटल प्रीमियम का 2% आपको देना पड़ता है। जैसे धान हुई, मक्का हुई, मूंगफली हुई, जो कि आपके खरीफ की हैं, और जो आपकी रबी की हैं उनमें आपको 1.5% प्रीमियम देना होता है। और जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चरल मतलब जो उद्यान की फसलें हैं, ये मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें 5% लगता है। कितना प्रीमियम देना पड़ता है? 5%। हॉर्टिकल्चरल या जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनमें आपको 5% देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम किस पर जाएँ?
क्योंकि किसी फसल के अनुसार तो बीमा लगता नहीं है, वो तो भाई सीजन के हिसाब से लगता है। तो मोस्टली जो तिलहनी फसलें हैं वो हमारे खरीफ में ही होती हैं, जैसे कि मूंगफली है, तो हम भाई 2% ही लेके चल रहे हैं, हम ऑप्शन डी लगा रहे हैं। अब बाकी आपको जो अच्छा लगे आप 1.5% भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें रबी सीजन में भी कुछ जो तिलहनी फसलें हैं वो होती हैं, लेकिन मोस्टली आपकी खरीफ में ही होती हैं। तो मैं 2% इसमें लगा रहा हूँ, 2% ही मेरे हिसाब से सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, सीमांत उत्पादन जब शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल प्रोडक्ट इज। 24 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिमम। जब सीमांत उत्पादन यानी कि बोले मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, आपसे ऐसे भी पूछे कि जब एमपी इज इक्वल टू ज़ीरो देन जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम यानी ज़्यादा होगा। मैंने ऊपर का तीर इसलिए बनाया है क्योंकि मैक्सिमम के लिए ऊपर का तीर, ज़्यादा के लिए ऊपर का तीर बनाता हूँ, और कम होगा तो मतलब नीचे का तीर। ये होता है आपका शॉर्टकट तरीका समझने का, ठीक है। तो एम पी इज इक्वल टू ज़ीरो देन प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ओके, अगला प्रश्न है, जब एक उत्पाद के स्तर में वृद्धि या कमी का दूसरे उत्पाद के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? मतलब अगर किसी उत्पाद के उत्पादन पर की वृद्धि या कमी पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो उसको तो हमने क्या बोला था, पूछा था ना, ये आपका पूछेगा दोबारा भी पूछ ले तो आप बता देना। उसको हम कॉम्पिटिटिव बोला था भाई, उसमें कंपटीशन था, उसमें प्रभाव पड़ेगा ना एक दूसरे के उत्पादन से वृद्धि से, तो भाई उसको बोला था हमने कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और अगर आपसे कहें क्या कि अगर प्रभाव ना पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे? 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वो आपका सप्लीमेंट्री कहलाता है। क्या अनुपूरक कहलाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे चाय ले लेते हैं, जैसे चाय ले लेते हैं और चाय के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, चाय का समोसे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कि समोसे का उत्पादन बढ़े घटे चाय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समोसा कम हो जाता हूँ भाई, आज मैं ऐसे बता रहा हूँ, चाउमीन समोसे, मुंह में पानी आ रहा होगा स्टूडेंट्स के, नहीं कोई बात नहीं, खा लेना भाई जब मार्केट जाओ तो, ठीक है, मेरी तरफ से खा लेना। ओके, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बता देना मैं कर दूंगा पेमेंट। ओके, वीडियो को लाइक कर देना। बट 26 क्या है, 26 का क्या हो जाएगा आपका? 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, उत्पादन के कारकों की मांग है, क्या है? तो ये आपका ड्राइव डिमांड है। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्राइव डिमांड। जो उत्पादन के कारक होते हैं उसकी मांग जो होती है उसको हम ड्राइव डिमांड बोलते हैं, याद रखिएगा। द कॉस्ट incurred by a firm in purchasing any factor of production is referred to as, किसी उत्पादन कारक को खरीदने में एक फर्म द्वारा उठाई गई लागत को क्या कहा जाता है? 27 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसको स्पष्ट लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 की ढाल दो संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को दर्शाती है। द स्लोप ऑफ डॉट 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 डिनोट्स द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू रिसोर्सेज। 28 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आइसोक्वाट। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। तो आगत में एक इकाई परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है, उसको हम सीमांत लागत बोलते हैं। अगला प्रश्न है 30 का क्या है? दो इनपुट को बड़े संख्या के संयोजन जिसमें कुछ लागत होती है उसे हम क्या कहते हैं? 30 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको हम सम लागत बोलते हैं, इसको हम आइसो कॉस्ट बोल सकते हैं, आइसो कॉस्ट बोलते हैं। मतलब दो इनपुट, यहाँ आइसो कॉस्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है दो इनपुट की बड़े संख्या के संयोजन जिनमें कुल लागत होती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम सम लागत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ संसाधनों के आगत के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ इनपुट्स इज नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? 31 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसको हम उत्पादन या प्रोडक्शन बोलते हैं।
अगला है 32, लीनियर प्रोडक्शन इंडिकेट्स, रेखीय उत्पादन संकेत देता है। तो क्या संकेत देता है? 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न बोलते हैं। 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यार थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है ये पेपर, कैसा ही फोटो खींचा है, राइट, ठीक है। द पूछ रहा है घटते हुए प्रतिफल के नियम में उत्पादन वक्र डॉट 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 की ओर होता है। तो इन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न रिजल्टिंग प्रोडक्शन कर्व इज डॉट 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 टू ऑरिजिन। तो 33 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम अवतल बोलेंगे या कॉनकेव बोलेंगे। अगला पूछ रहा है डॉट 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 संबंध संसाधनों की उत्पादन दक्षता से संबंधित है। तो क्या है 34 का क्या हो जाएगा सही? 34 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कारक उत्पाद हो जाएगा कि जो डॉट 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 रिलेशनशिप डील्स विद प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज, तो आपका हो जाएगा फैक्टर प्रोडक्ट। अगला है उत्पादन फलन की द्वितीय अवस्था के अंत में उत्पादन की लोच होती है। तो उत्पादन फसल की द्वितीय अवस्था के अंत में उत्पादन की लोच क्या होती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी, शून्य के बराबर होती है, इक्वल टू 0। पारिवारिक श्रम और भाड़े का श्रम किसके उदाहरण हैं? फैमिली लेबर एंड हाइड लेबर आर एग्जाम्पल ऑफ। 36 का आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसको पूर्ण प्रतिस्थापन बोल सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। डॉट 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 इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल। डॉट 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 में गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल शामिल होता है। तो किस में शामिल होता है? गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामिंग। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू, शुद्ध पूंजी अनुपात किसके बराबर है? शुद्ध पूंजी अनुपात या नेट कैपिटल रेशियो पूछ रहा है। 38 का ऑप्शन ए सही है, कुल संपत्तियां, कुल देनदारियां या टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज। तो प्रति हेक्टेयर की गणना की गई लागत को हम क्या कहते हैं? प्रति हेक्टेयर की गणना की गई लागत क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं साथियों कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कृषि लागत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कॉव डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है? रेखीयता, समरूपता, स्थिर प्रतिफल या बढ़ता हुआ प्रतिफल। तो लीनियरिटी हो जाएगा, होमोजेनिटी या कांस्टेंट रिटर्न या इंक्रीजिंग रिटर्न। 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका है लीनियरिटी। रेखीयता जो है वो इसकी विशेषता नहीं है, कॉव डगलस के उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है। कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो जो कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जो आपका कॉव डगलस का उत्पादन फंक्शन है वो पूछ रहा है आपका रेखीय होता है या समरूप होता है या पैमाने पर स्थिर प्रतिफल दर्शाता है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये समरूप होता है। क्या ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर? ये आपका समरूप होता है। अगला प्रश्न है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज। लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच संबंध होता है। 42 का आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। जब कुल उत्पादन वक्र गिर रहा होता है तो व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फेलिंग देन। तो 43 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रम की का सीमांत उत्पादन नकारात्मक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। अगला प्रश्न है 44 कह रहा है द शॉर्ट रन इज आ शॉर्ट पीरियड इन विच। लघु अवधि वह समय अवधि है जिसमें, तो क्या है 44 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी, सम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। कुछ संसाधन स्थिर होते हैं और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अगला प्रश्न है द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसको हम शॉर्ट में एमएसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये क्या है आपसे पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, वह मूल्य जिस पर स्थानीय लोग किसानों की फसलें खरीद सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ।
वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, ये हो सकता है। और अगला ऑप्शन है वह मूल्य जिस पर किसान अपनी फसलें खाद्य व्यवसाय कंपनियों को बेचते हैं, इस पर भी थोड़ा डाउट है। वह मूल्य जिस पर फसलें निर्यात की जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर जो है साथियों 45 का, वो ऑप्शन बी है। क्या है साथियों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वह मूल्य जिस पर सरकार किसान से अनाज खरीदती है। मोस्टली जो अनाज खरीदने का काम करता है एफसीआई करता है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहां, तो द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न ओनली अप्लाइज इन केस वेयर। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन सी, उत्पादन का कम से कम एक निश्चित कारक है। क्या? उत्पादन का कम से कम एक निश्चित कारक है। देयर इज एट लीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पर उत्पादन का कम से कम एक निश्चित कारक है, वहाँ पर क्या, जो आपका डिमिनाइजिंग रिटर्न है वो अप्लाई होता है। अगला आपसे पूछ रहा है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा आपका किसकी सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है, ये पूछ रहा है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो रिकमेंडेशन कौन देता है उसको कि एमएसपी कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1965 में हुई थी CACP, ठीक है, बोलते हैं इसको। और क्या चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, तो ये पूछा है कि सिफारिश कौन करता है MSP की, तो सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लेकिन अगर इसको अनाउंस का पूछे तो अनाउंस कौन करता है? अनाउंस मतलब कि इसको बताता कौन है कि कितना है, ये तो सिफारिश करता है। अनाउंस करती है केंद्र सरकार, ठीक है, और इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लागत स्थिर रहती है भले ही उत्पादन रोक दिया जाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर लागत स्थिर रहती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक कौन नहीं है? भूमि नहीं है, श्रम नहीं है, पूंजी नहीं है, बैंक ऋण नहीं है। तो इनमें से उत्पादन का जो कारक है वो ऑप्शन डी नहीं है, उत्पादन का कारक नहीं है। बैंक ऋण बिल्कुल भी उत्पादन का कारण नहीं है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, हु फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। तो फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है? देखिए आ गया वही क्वेश्चन कि तय किसके द्वारा किया जाता है। देखो अगर आपसे सिफारिश पूछे, रिकमेंडेशन पूछे, भाई सिफारिश कौन लगाता है? भाई किसानों का मित्र कौन है? किसानों का मित्र है भाई CACP, जो कि सिफारिश करता है भाई कि इतना होना चाहिए। याद रखिएगा ये एक आयोग है, मैं समझाने के लिए इसको किसानों का मित्र बोल रहा हूँ, वैसे किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, ठीक है। तो CACP जो है वो आपकी सिफारिश लगाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे क्या कि अनाउंस कौन करता है या फिर तय कौन करता है, फिक्स कौन करता है भाई कितना होना चाहिए, माने चलिए CACP ने कह दिया कि गेहूं का प्राइस होना चाहिए, जैसे अभी 2500 कुछ चल रहा है, 2585 कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर CACP ने कह दिया कि गेहूं का प्राइस कम से कम 5000 होना चाहिए, 6000 होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 6000 होना चाहिए, तो क्या उतना ही हो जाएगा क्या? भाई तय तो और किसी को करना है, इसने तो केवल रिकमेंड किया। अब सरकार को लगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा, ठीक है। सरकारों को लगा ऐसा भाई किसानों का भला कर देंगे हम तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, वोट कैसे मांगेंगे, मतलब ये लोग पढ़ लाएंगे लिख जाएंगे अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनने कहा भाई कि एक काम कीजिए, उनने क्या कहा कि एक काम कीजिए, आपने 6000 बताया है और अभी 2500 चल रहा है, हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम 2800 कर दे रहे हैं, बस इतना कर सकते हैं। 28,000 दिया, 28,000 नहीं, यहाँ पर 2800 हो सकता है। तो ये क्या, इससे आपको क्या समझ में आया कि रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन करता है CACP रिकमेंडेशन करता है। और अगर आपसे पूछे कि इसको तय कौन करता है, तो कैबिनेट
कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है वो इसको क्या करता है, ये तय करता है। ये क्या, ये केंद्र सरकार के ही अधीन होता है। इसका जो वो होता है कौन, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम होता है अध्यक्ष। कौन, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नमो हैं, मतलब नमो यानी कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये है, तो वही करते हैं आपका अनाउंस एमएसपी का जो भी रहता है। तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथियों। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और जो लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, मैं बुक्स को कर रहा हूँ, मैं बुक्स को टैग कर दिया हूँ, तो सभी लोग बुक्स खरीद लें। बुक्स को मैंने टैग कर दिया है, ठीक है। तो ये बुक आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो है नेमराज सुंडा की मैंने बुक को टैग किया है, जो कि आप खरीद सकते हैं। इसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, यूँ ही अपनी तैयारी को करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।